जिस वायरस को लेकर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, आखिर वो वायरस होता क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे ये हमारे अंदर घुस जाता है और इसके घुसने के कितने चांसेस है, क्या ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा, क्या हमें इससे कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्या हम बीमार हो ही जाएंगे या फिर मर ही जाएंगे। इसका सलूशन हम इस वीडियो में देखते हैं। तो समझते हैं इस बात को। वायरस, सबसे पहले वायरस को देखते हैं। ये वायरस का अर्थ होता है विषाणु। विषाणु का अर्थ होता है, अगर इसको दो भागों में तोड़ के देखा जाए तो विष प्लस अणु। तो विष मीन्स होता है पॉइजन, विष मीन्स जहर होता है, पॉइजन होता है, और अणु मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं, यानी माइक्रोस्कोप का। तो ये माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इस विषाणु को देख पाते हैं। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस क्या है? तो पहले तो वायरस समझ गए कि ये छोटे छोटे विष के अणु होते हैं जो कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, एक मशीन, एक यंत्र के सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उस विषाणु को देख पाते हैं कि वो कैसा है। इसके बाद हम अगर बात करें, ये जो होते हैं, ये विषाणु जो होते हैं, ये सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है अपने आप में कि ये सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। तो आपको ये मन में सवाल आ रहा होगा कि सजीव होगा तो कैसे होगा और निर्जीव होगा तो कैसे होगा। कोई तो एक ही चीज़ हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति तो सजीव है, आदमी सजीव है, घोड़ा सजीव है, कुत्ता सजीव है, कोई इंसेक्ट सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है। लेकिन अगर हम बोले कि बेंच क्या है तो निर्जीव है, बोर्ड क्या है निर्जीव है, पंखा क्या है निर्जीव है, टेबल क्या है निर्जीव है, ये मार्कर क्या है निर्जीव है, तो ये सारे निर्जीव है। लेकिन ये जो वायरस है इसके साथ दोनों का पंगा है, ये सजीव भी है और निर्जीव भी है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो जब गाइस ये बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है तो ये सजीव हो जाता है, जबकि बॉडी के बाहर होता है तो ये निर्जीव हो जाता है। बॉडी के अंदर हो तो सजीव, बॉडी के बाहर हो तो निर्जीव होता है। तो एक तो बात हम समझ गए कि जब कोई भी वायरस शरीर के बाहर होता है तो वो काम नहीं करता है, अपने आप में वो मरा हुआ होता है, यानी कि वो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। जबकि शरीर के अंदर हो तो वो रेप्लिकेट करता रहता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से वो लाखों लाख क्रिएट करते रहता है। शरीर के अंदर जाने के बाद वो लिविंग बनता है। जब तक शरीर के बाहर है वो कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो शरीर के बाहर होगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अंदर चला जाएगा तो ये परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी। बट एक बात ये भी आती है कि ये शरीर के अंदर तो जाएगी, बट किस पार्ट से जाएगी, किस भाग से जाएगी? ये हमारे शरीर के पूरे किसी भी भाग से नहीं जाएगी। ये जाएगी अगर, तो ये 2 तरह से, एक तो मुंह के अंदर से, दूसरे नाक के अंदर से, मुंह के अंदर से या फिर नाक के अंदर से। तो जब कभी भी हम किसी वायरस वाले जो रोग हैं अगर किसी व्यक्ति को है और वह छींकता है या फिर बात करता है, तो जब हम कभी बात करते हैं तो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती है। ड्रॉपलेट्स गाइस अभी गर्मी के दिनों में नहीं दिखती है, जब हम ठंडी के समय में होते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलता रहता है। आप देखेंगे जब कभी भी आप बात करते होंगे तो भाप एक निकलता होगा, अभी भी निकलता है, बट वो दिखाई नहीं देता क्योंकि गर्मी के होने के कारण, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो जब कभी भी वो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलता है तो उसी के जरिए वायरस भी बाहर निकलता है। लेकिन आपको तो ये पता है कि अंदर था तभी सजीव था, तभी जिंदा वाला था, लेकिन जैसे ही मुंह से बाहर निकला तो मर गया। तो जब मरा हुआ है, निर्जीव है, तो कितना दूर तक जा पाएगा? ज़्यादा, थोड़ा दूर तक जाएगा और जाके गिर जाएगा, थोड़ा ही दूर जा पाएगा, जितना दूर तक उसे हवा उसको ट्रैवल करेगी। हमारी जो बोलने की जो सांस निकल रही है, जो कैपेसिटी इसकी है ट्रैवल करने की, तो इतना दूर तक किया और आगे जाके गिर गया, तो ये जाके नीचे गिर जाता है और वो निर्जीव हो जाता है। जैसे ही बॉडी से बाहर निकलता है वो नॉन लिविंग हो जाता है।
लिविंग होता ही नहीं है। तो इस पे जो है सो मास्क लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है गाइस, यही मास्क लगाने का कॉन्सेप्ट है कि मास्क को जब हम पहन लेते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए जब कोई व्यक्ति बात करता है तो ड्रॉपलेट निकलता है, और वो ड्रॉपलेट अगर हम नज़दीक रहते हैं तो सांस के ज़रिए खींच लेते हैं, क्योंकि हमारे सांस खींचने में भी एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी के अंदर अगर हम नज़दीक के कांटेक्ट में रहें तो उस वायरस को अपने सांस के ज़रिए अंदर डाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा चांसेस होती है जब हम बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, तब ये काम हो पाता है। लेकिन अब समझने वाली बात यह रही कि जब हम मास्क लगा लेते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स बाहर कम निकलते हैं, यहाँ भी निकलती है, लेकिन यहाँ जब 2 लेयर वाली मास्क लगा लेते हैं तब भी ये कम निकलती है, जबकि कुछ ऐसे मास्क होते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपलेट्स निकलती रहती है। तो हर तरह के मास्क है जिसमें कई ऐसे मास्क हैं जिसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जबकि कुछ मास्क होते हैं जिससे ड्रॉपलेट्स निकलने की संख्या कम हो जाती है, और जब ड्रॉपलेट्स कम निकलेगी तो वायरसेस कम निकलेंगे और उसको इनहेल भी कम किया जाएगा। तो ये है मास्क लगाने का कॉन्सेप्ट। अब सैनिटाइज़र या फिर साबुन लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये है कि जब वायरसेस निकल जाएंगे, मुंह के ज़रिए नाक के ज़रिए निकला और वो निकलने के बाद तो वो निर्जीव हो जाएगा, तो वो कहीं भी जाके गिर जाएगा। अब जाके गिर जाएगा और हम उस जगह पे अगर हाथ लगाते हैं तो वायरस हमारे हाथ में चिपकता है, और फिर बाद में हम जब उसको फेस पे, नाक पे, मुंह पे जब हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं तो ये वायरस यहाँ पे चिपक जाता है और धीरे धीरे ये हम अंदर इसको ले लेते हैं नाक के ज़रिए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप गाइस बार बार हाथ धो लो और मास्क को पहने रहो, ताकि ड्रॉपलेट्स ना निकले, और ड्रॉपलेट्स जो निकल चुका है, मरा हुआ पड़ा है, उस पर हाथ लगा दिए हैं तो उसको धो लेना है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर होगा तभी ये ज़िंदा होगा, बाहर होगा तो मरा हुआ होगा। अब समझते हैं कि क्या अगर वायरस शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो क्या इससे आदमी की डेथ होगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो हम मुंह से या नाक से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि मुंह से या नाक से अगर हम वायरस को एंट्री देते हैं, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव वायरस हमारे अंदर चला आता है, कोरोना वायरस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो है ये वाला जो यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ से 2 अलग अलग नलियाँ हैं, अलग अलग पाइप हैं, आप देख सकते हैं। एक पाइप जो इधर है इसका नाम है ग्रसनी, और दूसरा जो इधर वाला पाइप है इसका नाम है ग्रास नली ओइसोफेगस। तो ये है ग्रसनी और ये है ग्रास नली। तो अगर ये वायरस हमारे इस ग्रास नली में चला गया तो यहाँ आके पेट में चला जाएगा, यहाँ के किस में चला जाएगा, पेट में। अगर नाक से या मुंह से वायरस किसी कारण से चला गया, या तो हाथ के संपर्क में, टच में आने से और कांटेक्ट करने से फेस को आ गया होगा, या फिर किसी के ड्रॉपलेट्स के माध्यम से आ गया होगा, तो ये किसी भी माध्यम से, ये दोनों माध्यम ही है हमारे शरीर के अंदर वायरस को प्रवेश करने का। अब क्या है कि ये अगर अंदर आ जाता है तो ये अगर ग्रास नली में यानी पेट वाला भाग में चला जाता है तब तो कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाले जो पार्ट में अगर चला जाता है तो यहाँ पर इतना सारा एसिड है, एंजाइम है, इसको मार के कुचल के पचा के बराबर कर देगा। बड़ा जो है सो हम लोग चिकन मटन सब खा के पचा लेते हैं, तो ये छोटी सी वायरस का चीज़ है, ये भी इसको भी ये पचा लेगा अगर पेट वाले में चला गया तो। लेकिन यहाँ पे खतरा ये है कि अगर ये ग्रसनी वाले में चला गया, अगर ये ग्रसनी वाले में चला गया तो ये सीधा उतर के फेफड़े में चला आता है। कहाँ? फेफड़ा में चला आता है। फेफड़ा को अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। ये लंग्स में चला आता है। अगर ये लंग्स में आ जाता है तब जो इसकी जो ये लंग्स होती है, लंग्स में जो ये जो छोटे छोटे आप गुब्बारे टाइप की संरचना देख रहे हैं, इस तरह की गुब्बारे टाइप की जो संरचना होती है, गुब्बारे टाइप की, इसे कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका। इस कुपिका की जो कोशिका होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, और इसमें जाके कोरोना वायरस जो है, ये देखिए कोरोना वायरस इस तरह का है, इस तरह का है, कोरोना वायरस इस तरह का है। ये क्या करता है?
ये अपना ये जो ऊपर वाला जो है निकला निकला सा कांटे कांटे सा, इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन को क्या करता है, इसके रिसेप्टर से जाके कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी कूपिका की जो कूपिका की जो सेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसके अंदर में जो है सो जाके चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरी इस फेफड़े की जो काम करने की क्षमता को बंद कर देता है। अब अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो सेल के पास पहुंच जाता है। कोरोना वायरस सेल में जाकर सबसे पहले न्यूक्लियस के पास जाता है। अब न्यूक्लियस क्या करता है, उसको भेज देता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये राइबोसोम को हटा देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। अब कहता है कि मेरा ही बनाओ, मेरा ही छापो, यानी कि पहले तो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था, जब कोरोना वायरस वहाँ पे पहुँचता है तो अब प्रोटीन हट गया वहाँ से, उसको हटाकर ये खुद वायरस चला जाता है। अब क्या करता है, वहाँ पे प्रोटीन ना बनकर वायरस का निर्माण करने लगता है। तो ये वायरस अगर एक घुसे या 4 या फिर 50 बात बराबर है, क्योंकि ये अंदर जाने के बाद ये सजीव हो जाते हैं और अपना वृद्धि लगातार करते रहते हैं। पहले 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह से वो पूरा डेवलपमेंट करते रहेंगे, स्क्वायर के फॉर्मूले में डेवलप करेंगे। आपने रजनीकांत का रोबोट देखा होगा, उस मूवी में रोबोट बनाने की संख्या को आपने देखा होगा कैसे डेवलप करता है, उसी तरह से ये कोरोना वायरस डेवलप करता है। तो आप समझ गए होंगे कि वायरस होने के कितने कम चांसेस हैं। मुझे तो लगता है कि 1% चांसेस हैं होने के। आपको क्या लगता है गाइस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक तो वायरस एक तो एंट्री का एक ही रास्ता है, मुंह और नाक। अब क्या है कि जब हम छींकते हैं या फिर बोलते हैं तभी तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ड्रॉपलेट्स निकल भी गए तो कोई बात नहीं, आगे जाके तो वो मरा हुआ तो बाहर जाएगा। अब बाहर तो जाएगा, अब वहाँ से हाथ पकड़ कर टच करके फिर हम नाक पे लगाते हैं या मुंह पे लगाते हैं, तब जाके वो अंदर जाएगा। और अंदर जाने के बाद भी खेला है, अंदर जाने के बाद भी अगर ग्रास नली में जाता है तो वो पेट के अंदर चला जाएगा, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे एसिड होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो कि इसको पचा के बर्बाद कर देगा, हटा देगा। इससे कुछ होना जाने है नहीं। अभी अगर ये ग्रसनी में चला जाता तभी समस्या होता। तो ग्रसनी में शरीर के अंदर भी जाने के बाद, ग्रसनी में जाने के बाद, फेफड़े में जाने के बाद, वहाँ से कूपिका में जाने के बाद तब जाके समस्या होती है। तो इतना बहुत ही कम चांसेस है इसके होने के, इस लेकर इसके बहुत ही 1-1% चांसेस है लोगों को वायरस फैल सके। अब समझते हैं कि यहाँ पर एक वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है, वैक्सीन की। और वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है कि अगर वैक्सीन लगा लोगे तो तुम मर जाओगे, बुखार आ जाएगा, सर्दी खांसी आ जाएगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे तरह के टाइप से बात चल रही है। गाँव में बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिसके पास एजुकेशन कम होता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे और अफवाहों पे विश्वास कर लेते हैं। तो इसके लिए नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। अभी क्या है गाइस कि अभी आपको हर जगह सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखेंगे जहाँ पे आपको बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाया गया है और देखकर आप अंदर से टूट जाएंगे, एंटीबॉडी बनाना बंद कर देगा आपके अंदर का बॉडी। तो ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या होती है तो समझते हैं। वैक्सीन जो है कुछ नहीं है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब देखिए, किसी गली का अगर 3-4 कुत्ता होता है तो वो क्या करता है, अपने गली में रहता है, लेकिन अगर कोई बाहरी कुत्ता उस गली में चला आता है तो सब कुत्ता उसको मिलकर क्या करता है, भगा देता है, उसको झाँ उसको भाव करके उसको भगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक नया कुत्ता है। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से क्या होता है कि हमारे अंदर भी वायरस भरा हुआ ऑलरेडी, जो कि हमारे लिए एडवांटेज है, लाभ है, जो हमारा एंटीबॉडी का काम करता है।
तो ये वाला वायरस जब घुसेगा अंदर, तो अंदर वाला जो वायरस पहले से बैठा हुआ है हमारी सुरक्षा के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए, अब वो कहेगा अरे ये कौन आ गया है, ये कौन है, इसको देखो, और सब मिलके इसको मारना पीटना चालू करेगा। लेकिन ये तो होशियार है, ये जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस भेज देगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम को ये ऑर्डर देगा कि चलो चलो हमारा जो है सो डुप्लीकेट बनाना शुरू करो, और ये धड़ाधड़ क्या करेगा, अपना डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देगा। जबकि हमारा जो वायरस अंदर जो है इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो ये एंटीबॉडी है, ये इसको मारने की कोशिश करेगा। तो जब इन दोनों के बीच लड़ाई चलेगा, जैसे कि हमने बताया कुतबा आ जाएगा, तो जब दोनों के बीच लड़ाई झड़प होगी तो हमारे बॉडी के अंदर एक परिवर्तन आएगा, तब हमें बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों वायरसेस के बीच जब लड़ाई होती है, ये वायरस को तो इस शरीर कभी पहचाना नहीं था, अभी पहली बार जब एंट्री लिया तो हमारे अंदर वाला जो पहले से इससे लड़ना स्टार्ट कर देगा। अब जब दोनों के बीच लड़ाई बहुत ज़्यादा कुंभ मेला वाला लड़ाई चलने लगी, तब क्या हुआ, हमारे ऊपर 104.5 फ़ारेनहाइट बुखार स्टार्ट हो जाता है, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, सर दर्द करने लगता है, और पूरा हमारा जो है इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती जाती है। जबकि हमारे अंदर जो वायरसेस होते हैं, हमारे अंदर जो एंटीबॉडी होती है, वो जो इससे लड़ते हैं, तो वो एक सीमित मात्रा में होती है, लेकिन ये तो धड़ाधड़ इसका काम है एक्टिवेट होना अंदर जाके। इस लेकर क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा इसका खराबी है। अब देखते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। ये जो वैक्सीन है बिल्कुल सेम एंटीबॉडी के जैसे काम करती है। ये है आपका कोरोना वायरस, आप देखे होंगे इस तरह का होता है वायरस, और उसके ऊपर लगा हुआ है स्पाइक प्रोटीन। ये जो कांटेदार दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन ही क्या करता है, हमारे अंदर के सेल के रिसेप्टर से मिलकर, सेल होते हैं तो उसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर से मिलकर इसको क्या करता है, अंदर शरीर के अंदर घुस जाता है, यानी सेल के अंदर घुस जाता है। सेल मेम्ब्रेन घुसने नहीं देती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली जो होती है वो कम ही चीज़ों को घुसने देती है। जान पहचान वाला आदमी को अंदर आने देगा, और जान पहचान नहीं है तो कहेगा ना रे बाबा हम तुमको नहीं पहचानते, तुमको अंदर आने हम नहीं देंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली प्रोटीन विटामिन वगैरह को अंदर आने देता है। इसको कहता है कोरोना वायरस हो, तुमको हम नहीं चिन्हते, तुमको हम अंदर आने ही नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर खराबी ये है कि उस सेल में एक रिसेप्टर होती है, इस तरह का रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर जो होता है इसी के सहायता से हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश करता है। जैसे हम कोई दवा लेते हैं तो दवा इस रिसेप्टर के जरिए अंदर जाता है, दवा तब जाके हमारे सेल में जाता है और तब जाकर हम ठीक हो पाते हैं। तो इस रिसेप्टर में ये इसका चिपक जाता है और कहता है चलो हमको ले चलो। तो ये रिसेप्टर क्या करता है, उसको अंदर ले चला जाता है सेल के अंदर। अब जैसे ही सेल के अंदर गया ये अपना फोटोकॉपी स्टार्ट कर लेता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 स्टार्ट कर लेता है। इसके अंदर जो होता है ये RNA होता है, ये RNA वायरस है। RNA जो होता है ये सिंगल डुप्लेक्स होता है और ये सिंगल हेलिक्स होता है, और 2 होते हैं, एक DNA होते हैं, एक RNA होते हैं। तो DNA जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये डबल हेलिक्स ये DNA है, जबकि सिंगल हेलिक्स देखेंगे ये RNA है। ये क्या है, RNA, और ये क्या है, DNA। तो DNA डबल हेलिक्स होता है और RNA सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स तेज़ी से बनता है, रेप्लिकेट करता है, यानी अपना एक नया डुप्लीकेट तेज़ी से बनाता है। क्योंकि ये डबल हेलिक्स है तो इसको बनने में समय लगता है, जबकि कोरोना वायरस जो है ये RNA वायरस है। तो ऐसा ही mRNA जो है, mRNA का अर्थ होता है मैसेंजर RNA। तो ये mRNA मैसेंजर RNA को क्या करता है, कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीन होता है ये वैक्सीन में यही mRNA काम करता है। mRNA के मदद से
mRNA की मदद से हम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या करता है, इसके ऊपर जाके, इसके स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाके चिपक जाता है। ये जो एंटीबॉडी क्या करता है, इसके स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाके चिपक जाता है और इसका मुंह जो है तोड़ देता है। इसका मुंह तोड़ दिया, अब मुंह तोड़ दिया इसका, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये जाकर रिसेप्टर से नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से क्या करता है, एंटीबॉडी हमारा काम करता है। आप देख लीजिए इस फिगर में, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से एंटीबॉडी इसको घेर लिया। अब जब इसके स्पाइक प्रोटीन को एंटीबॉडी घेर लेता है तो मेन तो यही था, अंदर घुसने का ये स्पाइक प्रोटीन ही था, तब जाके इसको मैसेज देता और तब जाके ये जो है नया नया बनाना चालू करता। लेकिन घुसने वाला मुंह ही इसका तोड़ दिए, तो जब घुसने वाला एंट्री तोड़ दिए तो ये घुस नहीं सकता है। तो वैक्सीन का काम क्या है, इसी एंटीबॉडी को जनरेट करना है, इसी एंटीबॉडी को जनरेट करना। जब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होती है और जब ओरिजिनल कोरोना वायरस अंदर आ जाता है, तब यह इसके साथ लड़ना चालू करता है और इसे हरा देता है, यानी कि इसके स्पाइक प्रोटीन को मार देता है। मारने के बाद जो है सो इसकी स्थिति खराब हो जाती है और ये आदमी इससे रिकवर हो जाते हैं। तो वैक्सीन का एक ही काम होता है, एंटीबॉडी को जनरेट करना। एंटीबॉडी जनरेट होने से क्या होती है, थोड़ी सी बुखार आ सकती है, थोड़ा सा हो सकता है सर दर्द हो सकता है, तो ये छोटी सी समस्या आ सकती है। जबकि इसकी जो है सो ट्रायल बहुत ज़्यादा लोगों पे की गई, उसमें से बहुत ही कम ऐसे चांसेस दिखे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। तो जो व्यक्ति सीरियस हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति लीवर की बीमारी है या फिर चीनी की बीमारी है, शुगर वाले पेशेंट होते हैं, किडनी की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को जल्दी से वैक्सीन लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जब ये वायरस अटैक करता है तो उस समय क्या होता है कि उसके लड़ने की अंदर में बॉडी में एंटीबॉडी की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती है लेकिन बहुत ही कम काम करती है। तो बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि कोई पहले से बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनमें कम बनता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ऐसे व्यक्ति को जल्दी से वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब यहाँ पे लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो हमारे भारत में 2 ही वैक्सीन अप्रूव्ड की गई है, एक तो कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ये दोनों जो वैक्सीन है दोनों अच्छी है, ये नहीं है कि एक ख़राब है एक अच्छा है। अब कई व्यक्ति ये कहते हैं कि एक वैक्सीन को जो एक वैक्सीन पहली डोज में लगा है फिर दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगनी चाहिए। पर विदेशी सोर्स के अनुसार, कुछ ऐसे स्रोत के अनुसार जो कि शोध में सामने आया है कि पहली डोज जो है एक कोई और वैक्सीन और दूसरी डोज अगर दूसरी वैक्सीन की दी जाए तो वो ज़्यादा असरदार रहता है। तो भारत सरकार भी अगर पहले कोविशील्ड और बाद में कोवैक्सीन दे तो ये ज़्यादा असरदार होगा। हालांकि इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। जबकि आपको अगर वैक्सीन दी जाती है तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 1.5 महीने के अंतराल में, 1 से लेकर 1.5 महीने के अंतराल में दूसरी डोज को आपको लेनी है। अब सवाल ये आती है कि लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि जानकारी बहुत कम है और जो भी जानकारियाँ मिलती है वो लोगों की मदद से मिलती है और वैसे लोगों की मदद से मिलती है जो खुद नहीं जानते हैं। तो इस तरह से जानकारियाँ फॉरवर्ड होती रहती है और लोगों के दिल में दहशत बनी रहती है। तो आई होप गाइस कि ये छोटी सी जो वायरस है और ये कितना कारगर है, कितना ये अफेक्ट कर सकता है और किस किस तरह से कर सकता है, उसके ठीक होने में कैसे कैसे काम करता है ये वायरस और वैक्सीन कैसे काम करता है। वैक्सीन को लेकर आपको कोई भी मन में ये नहीं होनी चाहिए कि ये लेने से हमें बीमारी उत्पन्न होगी, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे सोच के बनाया है तो ज़रूर ही हमारे अच्छाई के लिए होगा। खैर वो अच्छे के लिए हो या ना हो, लेकिन हमने जो अब आपको साइंस की जो बातें थी हमने आपको बताया कि साइंटिफिकली ये काम कैसे करता है। क्या कोरोना वायरस शरीर के अंदर हो जाएगा तब भी नहीं मर सकता है, तब भी नहीं हो सकता अगर वो ग्रास नली में चला जाए तो ये सारी बातें हैं जो कि एक वायरस के बारे में हमको लगा हमें
इस अफवाहों को दूर करने के लिए छोटी सी वीडियो आपको शायद हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।